आज बात करेंगे ज़ैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज के ऊपर। बियर मार्केट के कारण ये स्टॉक अपने पीक से 63% तक का डाउन है और यहाँ से पॉसिबिलिटी है चार्ट देख कर ये बनता है कि 20% और डाउन हो सकता है। मगर मज़े की बात यह है क्योंकि यहाँ पे एक प्राइसिंग मिसमैच है बियर मार्केट के कारण। लोगों को लग रहा है कि ये बिजनेस अब एक डाउन टर्न में जाने वाला है, कारण एआई, और जिस वजह से इस स्टॉक की धुलाई हो रही है धड़ाधड़, और क्योंकि पी भी ज़्यादा था इस वजह से यहाँ पे एक प्राइस मिसमैच है। और जिसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं अगर वो प्राइस मिसमैच फॉल्स हुआ, अगर जो लोगों को लग रहा है, जो मार्केट को लग रहा है कि ये शेयर यहाँ से अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा और इसका बिजनेस यहाँ से अच्छा परफॉर्म करता है, एआई इसका कुछ नहीं बिगाड़ता है, और अगर वैसा होता है तो जितना मैंने एस्टिमेट निकाला इनके गाइडेंस से 50% का अगर 3 साल के लिए ये लोग ग्रोथ करते हैं, 2 साल का गाइडेंस देते हैं, 1 से 2 सालों का, हम उसको 3 साल के लिए एक्सटेंड कर लें, 50% का अगर इनका प्रॉफिट ग्रोथ आता है और यहाँ से जो अभी पी है तब बुल मार्केट आ जाता है तो इनका पी 2 गुना हो जाता है, तो स्टॉक 3 साल में 6 गुना हो सकता है, यानी लगभग 81% कैगर, मल्टी बैगर से भी बड़ा मल्टी बैगर। तो कुछ चीज़ें पहले समझें, ये समझने से पहले कि इस स्टॉक में क्या हो सकता है, प्राइस मिसमैच क्या होता है। जब मार्केट सोचती है कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिस वजह से ये सेक्टर, ये स्टॉक खतरे में पड़ सकता है और ये ज़ीरो होने वाला है या ये मरने वाला है, और वास्तविक में, रियलिटी में वो होता नहीं है, वो बस उससे हपट कर गिरा होता है, पैर फंस कर गिरा होता है, मरता नहीं है। लेकिन क्योंकि वो ज़मीन में लेटा है अभी पे, वो स्टॉक क्योंकि अभी भी ज़मीन में लेटा है, मार्केट को लगता है कि बाकी सब जो इस युद्ध में भाग रहे थे, दुश्मन से गोली खाकर मर गए, और ये जो दुश्मन है पैर के फंसने से गिरा है ये भी मर चुका है, इसका भी वैल्यूएशन वही होना चाहिए, ज़ीरो या नियर ज़ीरो, जो भी इसका इकोनॉमिक वैल्यू है, ग्रोथ को हमको हटा देना चाहिए। जिस वजह से फिर ये स्टॉक या वो स्टॉक जो गिरा था वो बहुत चीप हो जाता है। लेकिन अगर हमको पता चल जाए जब वो उठ रहे हैं या जब हमने उनको गिरते हुए देख लिया हो कि ये जो गिर रहे थे ये तो एक छलावा था, ये वास्तविक में मरे नहीं है, ये स्टॉक यहाँ से मरा नहीं है, ग्रोथ अभी भी रहेगा, तो अब हम उस पर बैट कर सकते हैं। और अगर बैट सही निकला तो रिटर्न्स मल्टीबैगर के भी मल्टीबैगर होते हैं, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे 80% का पॉसिबिलिटी बन रहा है। अगर ग्रोथ आया और बुल मार्केट रहा तो सर्टेनली 80% का अगर यहाँ से आ सकता है। मगर उससे पहले अब हमको ये जानना होगा कि ये बिज़नेस है क्या, और इसको एआई से क्यों थ्रेट है, और ये मार्केट में गिर क्यों रहा है, और क्या, खैर मैं तो बता नहीं सकता कि लिया जा सकता है कि नहीं, मगर क्या मैं ले रहा हूँ। तो ये कंपनी करती क्या है, इसको समझने के लिए आप एक कंपनी के सीईओ के, सीएफओ के या मालिक के नज़रिए से सोचें। आपने एक कंपनी खोली जिसमें आपने 10 एम्प्लॉयज़ रखे, आपके 10 में से 2 एम्प्लॉयज़ बाहर जाते हैं, बाइक पर जाते हैं, उसमें पेट्रोल डलाते हैं, खाना खाते हैं, और वो उसको आपको बिजनेस एक्सपेंस में गिनना है, क्योंकि ऑब्वियसली वो बिजनेस एक्सपेंस है। तो सरकार आपसे प्रोफेशनल लेवल में बिल मांगेगी, किस चीज़ का, पेट्रोल का, खाने का, और अगर आप उस पैसे को डायरेक्टली एम्प्लॉय को दे दें तो जो पैसा बचेगा वो एम्प्लॉय रख लेगा, आपका नुकसान हो जाएगा। और अगर प्लस एम्प्लॉय को उसमें पर्सनल इनकम टैक्स प्रायरली देना पड़ेगा जो कि एक एक्सपेंस है, तो आप वही लॉजिक लगाएंगे कि मैं अपने एम्प्लॉय का भला करूं और उसको एक बिजनेस एक्सपेंस में गिनूं। अब अगर आपको इसको बिजनेस एक्सपेंस में गिनना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एम्प्लॉय से उम्मीद करेंगे कि वो हर बार बिल लेकर आए जब भी खर्चा करे, और आपके सीए के पास या जो भी वहाँ पे अकाउंटेंट है उसको दे और वो सब को लिखे, फिर जोड़े, फिर आप उसको जीएसटी और इनकम टैक्स रिबेट लें। मगर वो बहुत स्लो है और बड़े कंपनी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ज़ैगल ने क्या किया, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया, एल्गोरिदम बनाया, जिसमें उन्होंने इन सब शॉप वालों के साथ
पेट्रोल पंप वालों के साथ, बाकी सब लोगों के साथ, एरोप्लेन वालों के साथ टाई अप किया, जिसमें अब और एल्गोरिदम दूसरे तरीके से बनाया, जिससे कंपनी वाला अगर 500 रुपये डालना चाहता है एम्प्लॉय के अकाउंट में तो वो डाल सकता है। अब वो वहीं खर्च सकता है एम्प्लॉय उस पैसे को जहां मालिक ने तय किया। पेट्रोल तो पेट्रोल, 500 रुपये का जो बजट है, और 500 रुपये का खाने में है तो खाने में, उससे ज़्यादा डायरेक्टली नहीं कर सकता, उसको फर्दर रिक्वेस्ट करना हो। एक लिमिट वो बना, और वो जो पैसे खर्चे करेगा उसका डायरेक्ट बिल सॉफ्टवेयर में आ जाएगा और सब टैली होके पहले से रखाया रहेगा। तो आदमी को, CFA को और बिजनेस अकाउंटिंग में बहुत ईज होगा। तो जब ऐसा जैगल करेगी तो एक मालिक, मैं चाहूँगा ही कि मेरा एम्प्लॉय कहाँ खर्चा कर रहा है, क्या खर्चा कर रहा है, मैं जानूँ, घपलाबाजी ना हो, और मैं ये भी चाहूँगा कि मैं उससे रिबेट भी लूँ। तो इस तरीके से मैं जैगल में पहले घुसूँगा, उसको पहली बार उपयोग करूँगा। अब अगर मेरे को मेरे एम्प्लॉय को रिवॉर्ड करना है, उसने बहुत अच्छा काम किया, तो मैं उसको डायरेक्ट उसका बोनस दे सकता हूँ। ये ले भाई 5,000 बोनस, या जितना भी उसका सैलरी है उसका 10-20% बोनस, 30% बोनस, जो कि फिर उसके लिए इनकम टैक्स अकाउंट में आएगा, जो फिर आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि आपको तो अमेज़ॉन से कुछ खरीदना रहता ही है, और या ब्लिंकिट से कुछ खरीदना रहता है, तो आप उनका गिफ्ट कार्ड लेंगे अपने पैसे से, 1,000 रुपये से, 900 रुपये से, और 1,000 रुपये का 1,000 रुपये के वर्थ गिफ्ट कार्ड मिलेगा आपको, जिसका गिफ्ट कार्ड को लेने के लिए आप जैगल का कार्ड उपयोग करेंगे। तो उसमें भी जैगल को एक कट मिलेगा, अमेज़ॉन की तरफ से भी और बैंक वालों की तरफ से भी, क्योंकि वो दोनों के लिए कस्टमर ला रहे हैं, यहाँ पे एग्रीगेटर का काम कर रहे हैं। और क्योंकि क्रेडिट कार्ड में डिस्काउंट मिलता ही है, एक नॉर्मल कंपनी चाहेगी कि वो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करे इन एक्सपेंसेस के लिए, जिस वजह से फिर इन सब का कॉम्बिनेशन बनाकर एम्प्लॉय और आपके ऑफिस में क्या खर्चा हो रहा है उसका बिल और उसका एक्सपेंस का भी एक सॉफ्टवेयर इन्होंने बनाया है। तो इनका जो सॉफ्टवेयर है वो कस्टमर को रोक के रखने का काम करता है, इनका कार्ड अकाउंटिंग का काम करता है, और उससे फिर ये बिजनेस लाते हैं गिफ्ट बिजनेस में, जो एम्प्लॉयज़ के लिए कंपनीज डायरेक्ट खर्चा करती हैं उसमें, और उसमें फिर उनको कमीशन मिलता है। तो सॉफ्टवेयर में सीधा रेंट से कमाते हैं, उसमें बैंक के कमीशन से कमाते हैं, और थोड़ा बहुत शॉप वाले के कमीशन से कमाते हैं, और गिफ्ट कार्ड में अमेज़ॉन या जिसका भी गिफ्ट कार्ड है उसके कमीशन से और बैंक वाले के कमीशन से। तो जिसमें तीनों में ये लोग गिफ्ट शेयर से 55%, स्वाइप शेयर से जो खर्चा करने वाला रहता है 42%, और सॉफ्टवेयर रेंट से 3%। अब इस कंपनी में मोड क्या है, एक बार आप इसमें घुस गए, आपको उस सॉफ्टवेयर का आदत लग गया, डाटा आ गया, आपका मन नहीं करेगा कि आप शिफ्ट करें, अनलेस कोई कंपनी बहुत ज़्यादा इसमें सिर्फ डिस्काउंट दे, और ये ऑलरेडी 10% ROE में ऑपरेट करती है, कोई और क्यों इसको डिस्काउंट देगा, अनलेस वो एक स्टार्टअप है और बहुत एग्रेसिव एंट्री बनाना चाहती है। अभी तक ऐसा कोई एग्रेसिव एंट्री बनाने वाला स्टार्टअप आया नहीं, तो कंपटीशन अभी तक के लिए नियर ज़ीरो है। आएगा भी तो इसको रेप्लिकेट करना हार्ड होगा। इन्होंने 10 साल तक बैंक के साथ रिलेशनशिप बनाकर रखा है, और उस रिलेशनशिप का इनको फ़ायदा मिलेगा, जो एक अभी तुरंत आए स्टार्टअप को मिलना मुश्किल है। तो ये सब इनका बिजनेस है, ये सब इनका मोट है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, और इस वजह से एक आदमी चाहेगा कि मैं इसके सॉफ्टवेयर को उपयोग करूं, और ऐसे है कि ये लोग कमाएंगे कमीशन से। अब फ्यूचर में क्या हो सकता है, लोग क्या कह रहे हैं और ये शेयर क्यों गिरा हुआ है, जो मुझको पता चला कंसर्न है कि एजेंट खुद कर देगा ये सब काम को, एक इस सॉफ्टवेयर की क्या ज़रूरत है। मगर मार्केट में वही कि अगर कोई पैर फंस कर गिरा है तो मार्केट को लग रहा है इसको गोली लग गई है, मर गया है, जबकि ऐसा नहीं है। पैर फंस कर गिरा है तो उठ जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि एक कंपनी जो है अपने काम को आसान करना चाहती है, जितना सिंप्लीफाई हो सके, प्रोसेसर्स के थ्रू, सिस्टम्स के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू, AI के थ्रू,
लोगों के थ्रू, सबके थ्रू एक काम को ऑटोमेट करना चाहती है, सिंपल करना चाहती है, कोई भी कर सके ऐसा करना चाहती है अपने कंपनी के लेवल में। तो वो ये नहीं चाहेगी कि मैं एक अलग से डिपार्टमेंट खोलूँ शुरुआत में और फिर उस डिपार्टमेंट में मैं ये जो काम जैगल कर रही है उसको करवाऊँ, कि उसी के लिए एक अलग से जैगल एजेंट एआई कर कर अपना प्राइवेट लिमिटेड एआई बनाऊँ, नहीं चाहेगी। जैगल रहेगा। ये जो सर्विस है, इस सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी कम से कम 15-20 साल तक तो पड़ेगी ही, जब तक रोबोट खुद से एक दूसरे से बात करना नहीं चालू कर देते, एकदम मतलब सोसाइटी में जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही करना नहीं चालू कर देते। और तब होगा ब्लॉकचेन का प्रयोग, क्योंकि वो उन लोग का भाषा है। तब भी रुपया नहीं चलेगा, ये ब्लॉकचेन वाला चलेगा। ये खुद का बना ले, वो कुछ भी हो सकता है। तब बहुत दूर है, मगर अभी तो नहीं ख़त्म होने वाला 5 साल तक। इतना तो सिंपल है, बिजनेस बढ़ने वाला है। और मज़े की बात, उस थ्रेट को रिस्पॉन्ड करते इनके चेयरमैन ने, एमडी ने, उस एजेंटिक एआई को अब खुद में घुसाने का, इंक्लूड करने का फैसला कर लिया है, जिस वजह से 75 दिन का जो इनका काम था उसको 30 दिन में कर रहे हैं। मतलब जस्ट अपने ऑपरेशंस के इफेक्टिवनेस को 100% से बढ़ा दिया है। और इस एजेंटिक एआई को ये लोग सॉफ्टवेयर्स में भी अपने लगा देंगे, कंपनी के सॉफ्टवेयर्स में भी लगा देंगे। उनसे डाटा डायरेक्ट एग्रीगेट कर डायरेक्ट जो एक सीए का काम होता है उसको अपने एजेंट से कराकर डाटा उनको दे देंगे, जो एक ऐसा सिस्टम बनाएगी जिसमें अगर इसका अभी जो मार्जिन ले रहे हैं उसका आधा भी लें तो इससे ज़्यादा ही कमाएंगे, क्योंकि खर्चा कम है और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो अब बात कर लेते हैं वैल्यूएशन की। ग्रोथ तो 30-40% से ऊपर ही आएगा, मैनेजमेंट का कहना है, मानना पड़ेगा। और जैसे जैसे आते रहेगा हम मानते रहेंगे। इस क्वार्टर में वो सेल्स ग्रोथ और वो प्रॉफिट ग्रोथ दोनों दिखा है, तो ना माना जाए ऐसा कहा नहीं जा सकता। हर क्वार्टर में जब तक ग्रोथ आते रहेगा तब तक बिजनेस अच्छा करते रहेगी। और लॉन्ग टर्म में अगर बिजनेस अच्छा करे और मार्केट को समझ में आ जाए कि नहीं मुझसे तो गलती हो गई, ये तो चंगा सी, तो इसका पी री रेटिंग होगा। और ये जो कभी 100 के पी में भी हुआ करती थी, तो 20 के में अभी है, 40-60 जा ही सकती है। अगर बुल मार्केट का पागलपन आया तो 2x पी एक्सपेंशन में मिल सकता है। पैग रेशियो वाइज ये 0.3 to 0.4 के पैग रेशियो में है, मगर आइडियल पैग रेशियो जो बियर मार्केट में होगा वो 0.1 से 0.2 का होगा, तब मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा बियर मार्केट में। और जो चार्ट कहता है इसका कि ये एक मेजर सपोर्ट है यहाँ पे आकर रुका है, मगर जैसा ये गिरता आया है, अगर ये डोनाल्ड ट्रंप और बोलता रहा, मार्केट और कमज़ोर रहा, मुझको लग रहा है कि यहाँ से 3-4 महीने तो रहेगा, तो धीरे धीरे ये यहाँ तक खिसक सकता है। यहाँ से 20% 30% और यहाँ तक 20% आ ही सकता है। तो मतलब 20-25 के पी में अभी है, 15-17-18 के पी में आई वुड like to add that stock to my portfolio. Till that I would wait or add a little bit of quantity to my portfolio for seeing what is happening to the stock, and if it doesn't comes then it doesn't comes. I demand my own valuations. यही बस एक स्टॉक नहीं है, और भी है, मैं उसको ले लूँगा। तो मगर वैल्यूएशन बस मेरे को यहाँ पे, वो भी चार्ट के कारण, क्योंकि स्ट्रक्चरली वीक है। अगर ये यहीं पे कंसोलिडेट कर रही होती तो मैं ऐसा नहीं डिमांड करता, क्योंकि डाउन टर्म ट्रेंड है। मैं ये डिमांड करूँगा कि मेरे को ये 20 के पी के नीचे मिले, फिर ठीक है, और मिल ही जाएगा। एक महीने बाद फिर 1-2 फॉल आ सकता है, 1-2-1.5 महीने जितने भी बाद, देखते हैं। नहीं आया तो नहीं आया। मैं शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन तो नहीं दे सकता, लॉन्ग टर्म जरूर दे सकता हूँ, लेकिन बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ।